इक्विलिब्रियम इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसको समझने से पहले हमको समझना होगा कि क्या होता है इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, यदि मैं इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने जाऊंगा तो कैसे डिफाइन कर पाऊंगा? इक्विलिब्रियम इट इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ बैलेंस, और आई कैन से इट इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ स्टेबल सिचुएशन। एक ऐसा स्टेट होने वाला है इक्विलिब्रियम, राइट, जिसको या तो हम स्टेट ऑफ बैलेंस से डिफाइन कर सकते हैं या तो हम स्टेट ऑफ स्टेबल सिचुएशन से डिफाइन कर पाएंगे। ओके, तो इक्विलिब्रियम को जैसे कि यहाँ पास मैं डिफाइन करके रखा हुआ हूँ डियर, राइट, इक्विलिब्रियम इट इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेट ऑफ स्टेबल सिचुएशन। करेक्ट है। अब ये जो स्टेट ऑफ बैलेंस जिसको मैं इक्विलिब्रियम स्टेट बोल पा रहा हूं, राइट, तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा, राइट, इसको मैं किसके लिए डिफाइन करने वाला हूं? ओके, तो ये जो इक्विलिब्रियम है डियर, या तो मैं बॉडी के लिए डिफाइन करने वाला हूं या तो मैं फोर्सेस के लिए डिफाइन करने वाला हूं, राइट, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। करेक्ट है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को यदि मैं डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन कर पाऊंगा? ओके, यदि बॉडी में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, राइट, यदि बॉडी में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, यदि सारे के सारे फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड है, करेक्ट है, तो मैं उन फोर्सेस को क्या बोल पाऊंगा कि वो फोर्सेस कैसे हैं? बैलेंस्ड है, मतलब इक्विलिब्रियम फोर्सेस है। करेक्ट है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को देखेंगे कि मैं कैसे डिफाइन कर पाऊंगा, राइट, ऑल द फोर्सेस, इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ओके, आर बैलेंस्ड, then forces are in equilibrium, that means equilibrium of forces। करेक्ट है जी। अब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को यदि मैं डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन कर पाऊंगा, राइट, यदि बॉडी में जीरो इफेक्ट होता है उन फोर्सेस के कारण जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उस बॉडी में, क्या कहा मैंने, राइट, किसी बॉडी में जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन सभी फोर्सेस का इफेक्ट उस बॉडी में यदि जीरो होता है, राइट, तो मैं उस बॉडी को क्या बोल पाऊंगा कि बॉडी कैसा है? बैलेंस्ड है। कैसा है? बैलेंस्ड है, मतलब बॉडी कैसा है? इक्विलिब्रियम में है। करेक्ट बात है जी। तो मैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को डिफाइन करने जाऊंगा डियर, राइट, तो मैं कैसे डिफाइन कर पाऊंगा कि इफ द बॉडी हैविंग जीरो इफेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, then बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, यही बात कहा क्या मैंने? यही बात समझाया क्या अभी? ओके, एंड ऑल्सो अप्लाइड फोर्सेस, राइट, अप्लाइड फोर्सेस आर ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। करेक्ट है जी। यदि बॉडी में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसके कारण बॉडी का इफेक्ट यदि जीरो हो तो मैं उस बॉडी को क्या बोलने वाला हूं? इक्विलिब्रियम में बोलने वाला हूं, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी बोलने वाला हूं, राइट। और साथ ही साथ उस बॉडी में जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे, राइट, जिसके कारण बॉडी में इफेक्ट जीरो आ रहा होगा, तो उन फोर्सेस को भी मैं किस में बोल पाऊंगा? इक्विलिब्रियम में बोल पाऊंगा। बिकॉज फोर्सेस यदि इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड स्टेट में होंगे, राइट, तो उनका इफेक्ट उस बॉडी में बैलेंस्ड इफेक्ट होने वाला है, क्या मतलब जीरो इफेक्ट होने वाला है। करेक्ट बात है जी। तो चलिए इसको समझने के लिए और यहाँ पर देखेंगे, मैं दो कंडीशन लेके चलता हूँ डियर, राइट, यहाँ से इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, राइट, या फिर मैं बोलूँ नॉन इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और नॉन इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, यहाँ से आप और अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। दिस इज द कंडीशन 1 एंड दिस इज द कंडीशन 2। करेक्ट है जी। यहां देखेंगे दिस इज द सरफेस, एक सरफेस है डियर, यहां पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखी हुई है, ये फर्स्ट कंडीशन में और साथ ही साथ सेकंड कंडीशन, दोनों में। करेक्ट है जी। तो देखेंगे यहां पास इस बॉडी का खुद का कुछ वेट होगा, राइट, खुद का कुछ वेट होगा जिसके कारण ये बॉडी नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा, बट ये जो सरफेस है ना, ये इस बॉडी को, राइट, नीचे जाने के लिए रोकने का कोशिश कर रहा है, मतलब रोक के रखा हुआ है। करेक्ट बात है। तो यहाँ पास आप देखेंगे जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, राइट, एक ऐसा एक प्लेन ब्लॉक है, क्या मतलब ये 2 डायमेंशन में बना हुआ है। करेक्ट है जी। और 2 डायमेंशन दैट इज नथिंग बट एक्स डायमेंशन एंड वाई डायमेंशन। करेक्ट बात है,
राइट। तो ये जो y एक्सिस जिसको मैं वर्टिकल एक्सिस बोलता हूँ, राइट, या फिर y डायमेंशन में देखूं तो ये जो बॉडी है ये कैसा है, बैलेंस्ड है क्या, मतलब ये वर्टिकली ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड में है, तभी तो ये कहीं नहीं जा पा रहा है ना। करेक्ट बात है जी। अब यदि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई करता हूं, क्या, सपोज दिस इज द 10 न्यूटन ऑफ फोर्स, राइट, 10 न्यूटन का कोई फोर्स अप्लाई किया, राइट, तो इस फोर्स के कारण ये जो बॉडी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन में आ जाएगा क्या, मतलब इस बॉडी में आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, जीरो इफेक्ट नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। मतलब इस कंडीशन में ये जो बॉडी है एक ऐसा जी बताइए नॉन इक्विलिब्रियम में होगा क्या, किसमें होगा, नॉन इक्विलिब्रियम में, राइट। तो बॉडी इन नॉन इक्विलिब्रियम, राइट, या फिर मैं बोल सकता हूं क्या है इसमें, ये मोशन में आ जाएगा, ये करेक्ट है जी, करेक्ट बात है। नाउ यदि मैं इस फोर्स के लिए बात करूं कि ये फोर्स यहां पर क्या है, राइट, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऐसा कोई दूसरा फोर्स, राइट, इसके अपोजिट में ऐसा कुछ लग रहा है क्या, या फिर मैं बोलूं कि कोई भी एक ऐसा फोर्स और ऐसा यहां पे एक कर रहा है क्या जो इस 10 न्यूटन की फोर्स को, राइट, बैलेंस कर दे, ऐसा कोई फोर्स ही नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है डियर, ये कैसा होने वाला है, ये भी नॉन इक्विलिब्रियम में होने वाला है, नॉन इक्विलिब्रियम, करेक्ट बात है जी। ओके, सिमिलरली यदि मैं सेकेंड कंडीशन में बात करूं, चलिए 10 न्यूटन का एक और फोर्स अप्लाई किया, राइट, इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आप देखेंगे इधर जा रहा है, दिस इज द पॉजिटिव एक्स डायमेंशन, ऐसे बोलते हैं, राइट। और निगेटिव एक्स डायमेंशन में भी मैंने एक 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, राइट, दिस इज द 10 न्यूटन फोर्स, दिस इज ऑल्सो द 10 न्यूटन फोर्स, करेक्ट है। तो यहां पास दोनों कंडीशन में यदि मैं बात करूं तो वर्टिकल डायमेंशन में या फिर मैं वर्टिकल एक्सिस की बात करूं तो ये जो बॉडी है वर्टिकली मोशन में नहीं है, राइट, मतलब वर्टिकली बैलेंस्ड है, करेक्ट है। लेकिन यहां पास कैसा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो बॉडी है, राइट, ये कैसा कर सकता था, मोशन कर सकता था, ये 10 न्यूटन फोर्स के कारण, करेक्ट है। लेकिन सेकेंड कंडीशन में आप देखेंगे डियर, राइट, यहां पास वर्टिकली भी ये बैलेंस्ड है और हॉरिजॉन्टली भी बैलेंस्ड है, करेक्ट है जी, क्योंकि जैसे ये 10 न्यूटन का फोर्स जो है इस बॉडी को मोशन में लाने के लिए कोशिश करेगा तो यहां से अपोजिट डायरेक्शन में जो 10 न्यूटन का फोर्स है, राइट, ये इसको अपोज करने का कोशिश करेगा इस बॉडी के मोशन को, so that this body will be in equilibrium। क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे फिर, ओके। तो इस कंडीशन में यदि मैं बात करूं तो यहां पास आप देखेंगे बॉडी इन इक्विलिब्रियम, करेक्ट बात है जी। और साथ ही साथ यहां पास आप देखेंगे डियर कि ये जो फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस, ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं क्या, मतलब ये जो फोर्सेस जो हैं, दिस इज 10 न्यूटन फोर्स एंड दिस इज 10 न्यूटन फोर्स, राइट, दोनों भी कैसा है, आपस में बैलेंस्ड है, मतलब इक्विलिब्रियम में है क्या जी, करेक्ट बात है। अब यहां पास जैसे मैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को डिफाइन करने गया था डियर, राइट, तो कैसे डिफाइन किया था कि बॉडी में इफेक्ट यदि जीरो है तो बॉडी को क्या बोल पाऊंगा, इक्विलिब्रियम। तो यहां पास आप देखेंगे बॉडी में इफेक्ट क्या है, जीरो इफेक्ट है क्या, यहां पास क्या है, जीरो इफेक्ट, करेक्ट है जी, जीरो इफेक्ट, करेक्ट, जिसके कारण ये जो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, राइट। और साथ ही साथ मैं क्या बोल पाया था कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होंगे तो जो भी अप्लाइड फोर्सेस हैं, राइट, दिस इज 10 न्यूटन एंड दिस इज 10 न्यूटन, ये जो अप्लाइड फोर्सेस है ये भी कैसे होने वाले हैं, इक्विलिब्रियम में होने वाले हैं क्या, तो ये भी आप यहां पास देख पाए, करेक्ट। तो यहां तक हमने क्या होता है इक्विलिब्रियम, ओके, और क्या होता है फोर्सेस का इक्विलिब्रियम और क्या होता है बॉडी का इक्विलिब्रियम। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप बॉडी का इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, राइट, इसका मतलब क्या होने वाला है कि उस बॉडी में जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो भी कैसे होने वाले हैं, इक्विलिब्रियम में। नाउ हमारा टॉपिक जो है डियर, दैट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कंडीशन और इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, करेक्ट है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पास है ना
कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए राइट इक्विलिब्रियम कंडीशन की डिस्कस करते हैं। ओके तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डियर, दिस इज द रिजिड बॉडी राइट, और इस रिजिड बॉडी के एक पर्टिकुलर पॉइंट में नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस जो है एक्ट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। करेक्ट है जी। अब इस कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा यदि हम इसको जानने की कोशिश करें राइट। तो जैसे कि मैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी डिफाइन किया था डियर, तो यहाँ पास मैं क्या बोला था, बॉडी हैविंग जीरो इफेक्ट राइट, मतलब बॉडी में जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब मैं क्या बोलता हूं, ये जो बॉडी है ये कैसा होने वाला है, इक्विलिब्रियम में। करेक्ट। तो ये जो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है इस रिजिड बॉडी में राइट, तो इनको इक्विलिब्रियम में होने के लिए यदि मैं कंडीशन में बात करूं कि क्या हो सकता है कंडीशन, करेक्ट है, तो सबसे पहले तो मैं इसका नेट इफेक्ट जो है फाइंड आउट करूंगा। करेक्ट बात है। तो आपको पता है डियर राइट कि एक कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का जो नेट इफेक्ट होता है राइट, दैट इज नथिंग बट व्हाट, रिजल्टेंट फोर्स होता है क्या। ओके सो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का नेट इफेक्ट बात करते हैं डियर, तो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट है ना नेट इफेक्ट दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स आर, यही होता था क्या जी। ओके नाउ इस रिजल्टेंट फोर्स का यदि मैं वैल्यू वाइज बात करूं कि क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं राइट, तो यहां पास देखेंगे डियर। ओके या तो इस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो हो सकता है, या तो इस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो हो सकता है। दिस इज द टू पॉसिबिलिटीज। ओके दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। करेक्ट है जी। अब जब रिजल्टेंट जीरो है मतलब इस कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का जो नेट इफेक्ट है वो क्या है, जीरो है। और जब इफेक्ट जीरो हो जाता है बॉडी में, जब बॉडी में फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाता है, तो मैं क्या बोलता हूं, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो यहाँ पास ये जो रिजिड बॉडी है जिसमें कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है, तो ये जो रिजिड बॉडी है किसमें होने वाला है बताइए, तो इक्विलिब्रियम में होने वाला है क्या राइट। तो यहां पास मैं क्या बोल पाऊंगा, बॉडी इन इक्विलिब्रियम। करेक्ट है जी। ओके अब जब रिजल्टेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस बॉडी में कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहे होंगे। यहां पास रिजल्टेंट जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो कैसा है, बैलेंस्ड है। दैट मीन्स देखेंगे यहां पास डियर, ये जो सेकंड मैंने एग्जांपल लिया हुआ था, यहां पास आप देखेंगे तो रिजल्टेंट क्या बताइए, जीरो है क्या, जीरो है जी, जीरो है ना। देखेंगे बैलेंस्ड है फोर्सेस। ओके तो इस कंडीशन में जो बॉडी है वो क्या होने वाला बताइए, इक्विलिब्रियम में। अब यहां देखेंगे तो आर की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब फोर्सेस का कुछ वैल्यू है। तो फर्स्ट एग्जांपल जो लिया हूं यहां पास आप देखेंगे रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है। यहां पास कुछ वैल्यू है जिसके कारण ये बॉडी कैसा है, मोशन में है, नॉन इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पास आर नॉट इक्वल टू जीरो, ये कौन सा कंडीशन होने वाला है बताइए, तो बताइए नॉन इक्विलिब्रियम होने वाले हैं क्या जी, दिस इज द नॉन इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स यदि रिजल्टेंट फोर्स आर की वैल्यू कुछ होती है ना, इट हैज सम वैल्यू राइट, if it has some value then this is the condition, this is nothing but the condition of non equilibrium। और यहां पास यदि मैं r equal to जीरो को बात करूं so this is the condition of equilibrium right। तो यहां पास equilibrium condition in coplanar concurrent force system, इसके लिए यदि मैं बात करूंगा डियर, तो ये जो r equal to जीरो है this is nothing but the condition of equilibrium। okay this is the condition of equilibrium, condition of equilibrium। करेक्ट है जी। ओके नाउ अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं बॉडी का स्टेट की बात करूं, इस रिजिड बॉडी के स्टेट की बात करूं डियर, तो देखेंगे राइट यहां पास आर की वैल्यू जीरो हुई, दैट मीन्स रिजल्टेंट की वैल्यू जीरो हुई, तो बॉडी कैसे हुआ बताइए, इक्विलिब्रियम में हुआ।
फोर्सेस भी कैसे हुए, इक्विलिब्रियम हुए, मतलब बैलेंस में हुए, जिसके कारण इस बॉडी में इफेक्ट कैसा हुआ, जीरो इफेक्ट हुआ, राइट। मतलब ये जो बॉडी है इन फोर्सेस के कारण, राइट, कहीं जाने की कोशिश कर रहा है क्या, मतलब मोशन में आने की कोशिश कर रहा है क्या, नो, राइट, दिस विल बी इन रेस्ट स्टेट, ओके। सो आर इक्वल टू जीरो, राइट। ये क्या बताएगा डियर कि जो बॉडी है, राइट, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम जिसमें अप्लाई होगा, जिस रिजिड बॉडी में, ओके, ये जो बॉडी है ये कैसा होने वाला है बताइए तो, रेस्ट स्टेट में, रेस्ट, राइट, दिस इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, करेक्ट बात है जी। नाउ यदि मैं रिजल्टेंट की वैल्यू नॉन जीरो वाइज बात करूं, राइट, इसी कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम में, तो देखेंगे यहां पास ये फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे यहां पास आर की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब इस बॉडी में फोर्स का कुछ इफेक्ट है जिसके कारण ये बॉडी क्या है, मोशन में आने की कोशिश कर रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूं मोशन में है ये बॉडी इस फोर्स के कारण, राइट, जिसके कारण ये जो बॉडी है कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम में नहीं, अब कैसा हो गया ये नॉन इक्विलिब्रियम में, राइट। तो नॉन इक्विलिब्रियम के कंडीशन में देख पाएंगे कि ये जो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ था इस रिजिड बॉडी में, जिसके कारण ये बॉडी किस में आ जाएंगे बताइए तो, मोशन में आ जाएंगे, क्या करेक्ट बात है जी। तो सो दिस इज द स्टेट ऑफ मोशन, करेक्ट बात है जी, दिस इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड दिस इज द स्टेट ऑफ मोशन। तो इससे क्या समझ में आया कि बॉडी रेस्ट में है, राइट, इससे क्या होगा कि बॉडी कैसा होने वाला है, इक्विलिब्रियम में होने वाला है, और बॉडी जब मोशन में आएगा, ओके, तो इससे क्या समझ में आएगा कि बॉडी जो है नॉन इक्विलिब्रियम में होंगे, राइट। अब जब बॉडी नॉन इक्विलिब्रियम में होंगे मतलब रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, राइट। तो बॉडी जो है किस तरह के मोशन कर सकते हैं, तो यहां पास मेनली 3 तरह के मोशन कर सकते हैं डियर, या तो बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है, या तो बॉडी रोटेशन मोशन कर सकता है, या तो बॉडी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों मोशन कर सकते हैं, ओके। तो यहां पास डियर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होंगे मतलब रेस्ट में होंगे, राइट, रेस्ट में होंगे तभी इक्विलिब्रियम में होंगे, ओके, और क्या मोशन में होंगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते क्या, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे डियर, ओके। तो इन जनरल यदि मैं बात करूं डियर, जब भी बॉडी मोशन में होता है, राइट, तो बॉडी कैसे होने वाला है आपका, नॉन इक्विलिब्रियम होने वाले हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या, मोशन में जब बॉडी रहेंगे तो क्या बॉडी मोशन में कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते, राइट। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं डियर, राइट। यदि मैं बॉडी की मोशन कंडीशन में इक्विलिब्रियम की बात करूं, राइट, तो एक ही कंडीशन है जब मूविंग बॉडी का किस में होना, इक्विलिब्रियम में होना। इसके लिए एक ही कंडीशन है कि बॉडी का मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, राइट। कैसा मोशन बोला मैंने, यूनिफॉर्म मोशन। एक ही ऐसा कंडीशन होगा डियर, दैट इज नथिंग बट यूनिफॉर्म मोशन। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा, राइट, तभी उस मूविंग बॉडी का जो स्टेट है वो कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में। बट इन जनरल यदि मैं बात करूं डियर, तो बॉडी जब मोशन में होंगे तो उसका जो स्टेट होता है हमेशा कैसे होने वाले हैं, नॉन इक्विलिब्रियम में, करेक्ट है। तो मैं डिस्कस करूंगा जब मैं डायनेमिक में पहुंचूंगा, राइट। अभी तो हम लोग स्टैटिक की बात कर रहे हैं, ओके। तो हम यहाँ पास मोशन वाली बात तो कर ही नहीं रहे हैं, राइट, यहाँ पास मोशन वाली बात कर ही नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बॉडी के रेस्ट कंडीशन में हम एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब अभी हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें बताइए तो, स्टैटिक की। और स्टैटिक के कंडीशन में, राइट, बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब देखेंगे आप रिजल्टेंट कैसा हो, जीरो हो, करेक्ट है जी। अब यहां पास हमने इस कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए हमने कंडीशन की तो बात कर लिया कि क्या हो सकता है इक्विलिब्रियम कंडीशन इस कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए, दैट इज नथिंग बट रिजल्टेंट को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ये क्या होगा, इसको यदि मैं जानने की कोशिश करूं डियर, तो ऐसा इक्वेशन जो बॉडी के इक्विलिब्रियम होने को सेटिस्फाइड कर दे, करेक्ट है। तो आपको मैंने समझाया था डियर, राइट, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड में इस रिजल्टेंट का भी 2 कंपोनेंट होता है, याद कीजिए, समेशन fx एंड समेशन fy, करेक्ट है। इसी को मैं क्या बोलता हूं, रिजल्टेंट फोर्स इन x डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स इन y डायरेक्शन। ये दोनों कंपोनेंट की तरह एक्ट करते हैं इस रिजल्टेंट r के लिए,
ओके तो इस रिजल्टेंट आर को 0 होने के लिए ये भी जरूरी है डियर कि इनके जो कंपोनेंट है दोनों को भी आपस में क्या होना चाहिए बताइए, 0 होना चाहिए, राइट। एंड दिस टू कंपोनेंट, राइट, form two equation. This is the first equation, this is the second equation, and these two equations are nothing but the equilibrium equation. These two equations are nothing but the equilibrium equation. This is the equilibrium equation, राइट अब ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ये किस कंडीशन के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम कंडीशन के है ना किस स्टेट में डिफाइन कर रहे हैं, स्टैटिक स्टेट में हम डिफाइन करवा रहे हैं क्या जी, तो इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को मैं क्या बोल पाऊंगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, करेक्ट है जी। तो ये हुआ आपका है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन as well as equilibrium equation in coplanar concurrent force system। तो जब भी डियर आपसे कोई पूछे कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का जो नेट इफेक्ट होता है वो क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, रिजल्टेंट फोर्स, करेक्ट है। और कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम जब अप्लाई होता है किसी भी रिजिड बॉडी में, ओके तो उसके लिए इक्विलिब्रियम होने का क्या कंडीशन है, so that condition is nothing but the resultant must be equal to 0, okay। equilibrium equations क्या होंगे इन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, यदि ये क्वेश्चन आपसे कोई करे तो आपका जवाब होना चाहिए नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम आर 2, that is nothing but summation fx equal to 0 and summation fy equal to 0, करेक्ट। यहां आप एक चीज और देख पाएंगे कि ये जो बॉडी की बात की कैसा है, कोप्लेनर है, कैसा है जी, कोप्लेनर है, राइट। यदि यही बॉडी कैसा हो, कोप्लेनर मतलब 2D, राइट, यही बॉडी यदि 3D की बात हो और उसमें कंकरेंट फोर्सेस का सिस्टम अप्लाई हो, वहां पास आपसे पूछे कि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होंगे, तो वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन में देखेंगे आप एक और इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऐड हो जाएंगे डियर, दैट इज नथिंग बट समेशन एफ जेड इक्वल टू 0। सो 3D की केस में, 3D बॉडी की केस में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करेंगे, राइट, जब उसमें कंकरेंट फोर्सेस अप्लाई हो, तो आपका जवाब होना चाहिए कितना, 3 इक्वेशन, राइट, समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0 एंड समेशन fz इक्वल टू 0। बट हम जनरली कोप्लेनर बॉडी के एनालिसिस करते हैं डियर, राइट। तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए यदि हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करेंगे तो दो ही बात करेंगे, ओके, समेशन fx इक्वल टू 0 एंड समेशन fy इक्वल टू 0। सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट द फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। सो लेट स्टार्ट द फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। अभी तक हमने ना बहुत ही बेसिक चीज़ों का डिस्कशन किए हुए हैं, जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने प्रोवाइड किए हैं आपको, राइट, उनमें बहुत ही बेसिक बातों का डिस्कशन किया हुआ है, करेक्ट। बट जो एक्चुअल में जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है, दैट इज नथिंग बट द फ्री बॉडी डायग्राम, करेक्ट। तो चलिए समझते हैं क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम। इस फ्री बॉडी डायग्राम को समझने से पहले, राइट, कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, इसको पहले आपको समझना होगा, राइट, और दैट इज नथिंग बट द एक्टिव फोर्स एंड रिएक्टिव फोर्स। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है एक्टिव फोर्स एंड क्या होता है रिएक्टिव फोर्स, राइट। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा एक्टिव फोर्स को। एक्टिव फोर्स it is nothing but the external force, it is nothing but the external force that try to move the body, ओके। एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स होने वाला है एक्टिव फोर्स जो किसी भी बॉडी को मूव करने का ट्राई करता है, मोशन में लाने का ट्राई करता है, करेक्ट। देन सेकंड फोर्स की यदि मैं बात करूं, दैट इज नथिंग बट द रिएक्टिव फोर्स, ओके। तो जस्ट अपोजिट होना चाहिए, दिस इज एक्टिव फोर्स, तो रिएक्टिव फोर्स जस्ट अपोजिट हो। देखते हैं इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे।
करेक्ट। रिएक्टिव फोर्स इट इज नथिंग बट द फोर्स that try to oppose the motion of the body, oppose the motion of the body। ओके, एक ऐसा फोर्स होने वाला है रिएक्टिव फोर्स जो किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करने का ट्राई करता है, करेक्ट। या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं इसको डिफाइन करूं, ऐसा फोर्स जो बॉडी को मोशन में लाना चाहे, या फिर मैं बोल सकता हूं बॉडी को जो चलाना चाहे, ऐसा फोर्स, राइट, जिसको मैं क्या बोलूंगा, एक्टिव फोर्स, करेक्ट। और जो रिएक्टिव फोर्स होगा वो क्या करना चाहेगा, बॉडी को रोकना चाहेगा, राइट। सो दिस इज एक्टिव फोर्स एंड दिस इज रिएक्टिव फोर्स, करेक्ट। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, एफबीडी क्या होगा, तो चलिए मैं डिफाइन करता हूं फ्री बॉडी डायग्राम को, राइट। एफबीडी दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। इट इज नथिंग बट द डायग्राम, इट इज द डायग्राम ऑफ द body after separating, okay, after separating all supports like wall, floor, okay, wall, floor, etc. and all contacts, correct, and represents all active and reactive forces, reactive forces applied on it, okay। if the body is in equilibrium, this is very most important, the body is in equilibrium, okay। So FBD is it is nothing but the diagram of the body, right, after separating all supports like wall, floor, etc, okay, and all contacts, correct बात है, and represents all active and reactive forces applied on it if the body is in equilibrium। एक ऐसा डायग्राम होने वाला है फ्री बॉडी डायग्राम जो आपको कब मिलेगा, राइट, जितने भी सपोर्ट्स होंगे या फिर जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे उसको बॉडी से सेपरेट करने के बाद उस बॉडी में जो भी एक्टिव और रिएक्टिव फोर्स अप्लाई हो रहे होंगे उसको यदि हम रिप्रेजेंट कर देते हैं उस बॉडी में, करेक्ट, तो उस डायग्राम को, बॉडी के उस डायग्राम को हम क्या बोलने वाले हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाने जाएंगे किसी भी बॉडी का, राइट, या फिर किसी भी सिस्टम का, तो वो सिस्टम या फिर जो बॉडी होंगे, राइट, उसको किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, करेक्ट बात है। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, करेक्ट। अब यहाँ पास जो एक्टिव फोर्स और जो रिएक्टिव फोर्स होते हैं, राइट, इसमें डिफरेंस क्या होगा कि आपको ना जब भी प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे, क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो वहाँ पास ना जो ये एक्टिव फोर्स होते हैं वो तो क्वेश्चन में ही मेंशन मिलेंगे, आपको क्वेश्चन में ही दिख रहे होंगे, या फिर मैं बोल सकता हूँ कभी कभी डायग्राम में भी दिख रहे होंगे, या फिर डायग्राम में नहीं दिख रहे हैं तो क्वेश्चन में मेंशन होंगे, करेक्ट बात है। लेकिन ये जो रिएक्टिव फोर्स हैं, रिएक्टिव फोर्स वो तभी खुल के पिक्चर में आती है जब आप गिवन बॉडी का, गिवन सिस्टम का करेक्ट एफबीडी ड्रॉ करते हैं, करेक्ट बात है। तो चलिए मैं यहाँ पास कुछ एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करता हूँ मैं यहाँ पास, देखेंगे, सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, राइट, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसका कोई मास ऐसा है, एम है,
राइट, इस बॉडी का, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो मास है m है, ओके, तो इस बॉडी का मास होने के कारण राइट कुछ ना कुछ इसका कुछ वेट भी होगा, करेक्ट बात है। तो जो वेट होता है, ऑलवेज रिमेंबर, बॉडी का, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो उस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ऐड करते हैं हमेशा, करेक्ट। और उसका जो नेचर होता है राइट वो कैसा ऐड करते हैं, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, चाहे बॉडी का पोजीशन जैसा भी हो, चाहे बॉडी हॉरिजॉन्टल रखा हो, चाहे बॉडी वर्टिकल रखा हो, चाहे बॉडी इंक्लाइन रखा हो, चाहे डिक्लाइन रखा हो, करेक्ट बात है। बॉडी का जो वेट है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक करेगा, ओके। तो यहाँ पास मैं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को दिखाना चाहूँ इस ब्लॉक का। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वी विल डिस्कस इन दैट चैप्टर, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, करेक्ट बात है। बट टाइम मीन आप यहाँ पे समझिए कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो हमेशा उस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक्ट करता है, और नेचर कैसा होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। सो दिस इज द weight of the body and this weight is nothing but the W equal to mg, करेक्ट बात है। अब यहाँ पास आप देखेंगे, यदि मैं इस बॉडी को या फिर इस ब्लॉक को ऐसा छोड़ देता हूँ राइट, तो इससे क्या होगा कि ये जो बॉडी है अपने वेट के कारण नीचे गिर जाएगा, दैट मीन्स मोशन में आ जाएगा, करेक्ट बात है। तो यहाँ पास जो ये वेट है, क्या ये जो वेट है बॉडी का वो एक्टिव फोर्स की तरह काम करेगा क्या, दैट इज नथिंग बट द एक्सटर्नल फोर्स, और ये ऐसा फोर्स होता है एक्टिव फोर्स जो बॉडी को चलाना चाहे। तो ये जो वेट है राइट, इस ब्लॉक को चलाने की कोशिश करेगा क्या, राइट। तो मैं चाहता हूं कि ये जो बॉडी है अपने पोजीशन में ही बने रहे, इक्विलिब्रियम में ही रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब वही होता है ना कि बॉडी मतलब स्टेबल सिचुएशन में हो, बैलेंस स्टेट में हो, करेक्ट। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या है ना नीड पड़ने वाला है, एक सरफेस नीड पड़ने वाला है, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक सपोर्ट नीड पड़ने वाला है। सपोज मैं यहाँ पास ये जो ब्लॉक है इसको एक सरफेस में ऐसा रख दिया, दिस इज नथिंग बट दिस सरफेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस, जस्ट मैं एक सरफेस की बात कर रहा हूँ जिस पर इस ब्लॉक को रखा हूँ, राइट। अब यहाँ पास जैसे ही इस ब्लॉक को सरफेस में रख देते हैं राइट, तो ये जो ब्लॉक है अपने वेट के कारण अब डाउनवर्ड मूव कर पाएगा क्या, नो, राइट। इसको सपोर्ट मिल गया, इसको क्या मिल गया, सपोर्ट। और इस सपोर्ट के कारण या फिर मैं बोल सकता हूँ इस सरफेस के कारण जरूर इस बॉडी को इस ब्लॉक को अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स मिल रहा होगा, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट द नॉर्मल फोर्स, या फिर उसी को मैं बोलता हूं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और उसका जो नेचर होगा, जिस तरह बॉडी का वेट का जो नेचर होता है कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो उसी तरह जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा राइट, दैट इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दैट मीन्स यहाँ पास आप देखेंगे ये जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल है, तो इसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रिएक्शन लगने वाले हैं, जो इस बॉडी को बैलेंस स्टेट में लाएगा, वो हमेशा इस हॉरिजॉन्टल फोर्स से हॉरिजॉन्टल जो सरफेस होंगे इसके है ना परपेंडिकुलर लगेंगे, करेक्ट बात है। तो चलिए अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है या फिर जो इसको मैं नॉर्मल फोर्स बोल रहा हूँ राइट, दिस इज नथिंग बट द रिएक्टिव फोर्स, दिस इज नथिंग बट द रिएक्टिव फोर्स। क्योंकि रिएक्टिव फोर्स को मैंने कैसा डिफाइन किया हुआ था, आप देखेंगे ऐसा फोर्स जो बॉडी को रोकना चाहे, तो क्या यहाँ पास जो रिएक्टिव फोर्स आने वाले हैं दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल फोर्स, इस बॉडी को रोकने का कोशिश कर रहे हैं क्या, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा ना, करेक्ट। तो ये जो रिएक्टिव फोर्स है तभी पिक्चर में आती है जब हम इसका करेक्ट एफबीडी बनाते हैं। तो चलिए इसका एफबीडी बनाने चलते हैं। तो मैं एफबीडी हमेशा किसका बनाता हूँ, मैं एफबीडी हमेशा बॉडी का बनाता हूँ, ना कि सपोर्ट का, ना कि सरफेस का, राइट। फिर भी मैं यहाँ पे दोनों की बात करूंगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इस बॉडी को सेपरेट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, सेपरेट। ये देखिए किससे सेपरेट किया, सरफेस से, दिस इज द सरफेस, इसी सरफेस में रखा था क्या बॉडी, ओके। अब यहाँ पास जो बॉडी का वेट है, कहाँ पास एक्ट कर रहा था बताइए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, कैसे, वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके। तो ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, तो सपोज मैं यहाँ पे एक वर्टिकल एक्सिस ले लेता हूँ ऐसा,
ये देखें इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं क्या, ये जो वेट है बॉडी का। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन वाली बात ये होगी कि ठीक है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो आएगा, जो ये जो सरफेस है वो बॉडी पे अप्लाई कर रहे होंगे, जिसके कारण बॉडी कैसा इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो वो कहाँ पास एक्ट करेंगे, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, राइट, वो हमेशा कॉन्टेक्ट पॉइंट पे एक्ट करते हैं। तो यहाँ पास आप देखेंगे बॉडी और ये जो सरफेस के बीच नंबर ऑफ ऐसे कॉन्टेक्ट पॉइंट दिखेंगे आपको, दिख रहे हैं क्या? ओके, तो किस पॉइंट में एक्ट करेंगे, किस पॉइंट में एक्ट करेंगे वो? ओके, तो इतना तो हमें समझ में आ गया है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होंगे वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करने वाले हैं, राइट। लेकिन वो कहाँ पास एक्ट करने वाले हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्ट होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्ट होना चाहिए, वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर, राइट। सो दैट उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होना चाहिए। समझ पाए क्या? तो देखेंगे इसी चीज को मैं आप बताता हूं। तो यहां पास आप देखेंगे है ना, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट्स दिख रहा है, तो मैं कौन सा कॉन्टेक्ट पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, ये देखेंगे ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करूंगा क्या, सो दैट जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लगने वाले हैं वो इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऐसे पास करते हुआ दिखाई देगा क्या, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन नॉर्मल फोर्स का। ओके, तो मैं सेलेक्ट करूंगा कौन सा कॉन्टेक्ट पॉइंट, दिस इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट जहां पास ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ओके, ऐसे एक्ट करने वाले हैं। ओके, और इसको मैं या तो n से डिनोट करता हूं, और आप देखेंगे किसी किसी बुक में इसी को r भी बोलते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट दी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और यू कैन से नॉर्मल फोर्स। करेक्ट बात है। अब जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस में रखा हुआ होगा, राइट, तो ऑलवेज रिमेंबर उस सरफेस के कारण, राइट, हमेशा वो जो सरफेस है बॉडी में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, और इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए जितना ये जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा इस बॉडी में, राइट, उतना ही अमाउंट का फोर्स इस सरफेस में भी लगने वाला है, एंड दिस इज नथिंग बट दी एन आर, दोनों इक्वल अमाउंट का होगा। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये कौन लगा रहा होगा, ये बॉडी सरफेस पे लगा रहा होगा, ऑलवेज रिमेंबर। और ऐसा क्यों होता है, सो दैट आवर सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पास जितना जो सरफेस है वो बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, उतना ही ये जो बॉडी है वो भी इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। करेक्ट बात है, राइट। तो इसी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स को मैं क्या बोलने वाला हूँ, रिएक्टिव फोर्स, क्योंकि ये एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी के मोशन को रोकना चाहता है। कैसे करना चाहता है, रोकना चाहता है। तो यहाँ पास यदि मैं रिएक्टिव फोर्स के लिए एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप जो है एग्जाम्पल में बता सकते हैं, राइट, क्या बोल पाएंगे, नॉर्मल फोर्स, ओके, या फिर इसी को बोल पाऊंगा मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, करेक्ट। और साथ ही साथ यदि मैं कुछ अदर और एग्जांपल की बात करूं इसी रिएक्टिव फोर्स के लिए, राइट, तो आप बोल पाएंगे सपोर्ट रिएक्शन, करेक्ट। और सपोर्ट रिएक्शन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे जब मैं एट द लास्ट जैसे मैं फ्री बॉडी डायग्राम जैसे फिनिश करूंगा तो एट द लास्ट मैं बात करूंगा टाइप ऑफ सपोर्ट, तो वहां पे आपको सपोर्ट रिएक्शन देखने के मिलेंगे। करेक्ट, सपोर्ट रिएक्शन और यू कैन से टेंशन इन स्ट्रिंग और रोप, करेक्ट, एटसेट्रा। बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं एग्जांपल के लिए, दैट इज एक्टिंग लाइक अ रिएक्टिव फोर्स। करेक्ट बात है। तो यहाँ पास ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, दिस इज एक्टिंग लाइक अ रिएक्टिव फोर्स जो इस बॉडी को रोकना चाह रहा है। करेक्ट। अब यहाँ पास आप देखेंगे, मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि जो बॉडी का वेट होगा, राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, चाहे बॉडी का पोजीशन जैसा भी हो। करेक्ट। तो यहाँ पास है ना, यदि मैं सरफेस की बात करूंगा, राइट, तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है सरफेस के कारण बॉडी में, वो उसका नेचर क्या होने वाला है आपका, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लो ये जो सरफेस है कैसा इंक्लाइन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पास आप देखेंगे, फिर से मैं एक ब्लॉक लिया हूँ, राइट,
जिसका वेट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक्ट करेगा, तो कैसा एक्ट करने वाला है ये? डाउनवर्ड, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा क्या? वो भी कैसा? वर्टिकली डाउनवर्ड। करेक्ट बात है। तो इसका मैं एफबीडी ड्रॉ करूंगा तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, राइट, यहाँ पे आप देखेंगे है ना, वर्टिकली एक्ट कर रहा था क्योंकि जो सरफेस था वो कैसा था? हॉरिजॉन्टल था। लेकिन यहाँ पर सरफेस कैसा? इंक्लाइंड है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा, ओके, वो कैसा होगा? तो देखेंगे यहाँ पास इसका मैं यदि एफबीडी बनाऊंगा तभी आप देख पाएंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को। करेक्ट, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज द रिएक्टिव फोर्स, और तभी पिक्चर में आती है जब हम बॉडी का या फिर गिवन सिस्टम का करेक्ट एफबीडी ड्रॉ कर पाते हैं। तो चलिए इसका मैं एफबीडी ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पास वेट, जो बॉडी का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा क्या? करेक्ट। अब यहाँ पास जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आने वाले हैं सरफेस के कारण इस बॉडी में, राइट, उसका नेचर कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस इंक्लाइंड जो सरफेस इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कहाँ पे एक्ट करेगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करूंगा मैं जो है ना, जहां पे यदि मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को देखूं तो वो कहां से पास होना चाहिए? उसके लाइन ऑफ एक्शन बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, राइट। तो कुछ ऐसा पास होगा क्या? तो यहाँ पास मैं बिल्कुल बता पाऊंगा दिस इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट, राइट। और यहाँ पास जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा दिस इज नथिंग बट द एन, ओके। और ये कैसा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस ऐसा था यहाँ पास, राइट, ये सरफेस था ना, ऐसा था क्या? इसके क्या है? ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो जितना नॉर्मल फोर्स ये जो सरफेस इस बॉडी में अप्लाई कर रहा होगा उतना ही ये है ना, ये बॉडी भी इसमें अप्लाई करेगा, सो दैट दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। करेक्ट बात है। तो हम बेसिकली ना बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, सॉरी बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। जो भी ब्लॉक रहेंगे हम सपोर्ट्स या सरफेस की क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम डिफाइन किए जब एफबीडी को तो देखेंगे यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं, सेपरेटिंग ऑल सपोर्ट्स एंड ऑल कॉन्टैक्ट्स। जो भी कॉन्टैक्ट्स है तो इसको हम सेपरेट किए, फिर यहाँ से हमारा जो एफबीडी है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट बात है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड, और यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, ओके, तो यहां पास आप देखेंगे दो ब्लॉक लेके रखा हूं मैं। कितना ब्लॉक? दो ब्लॉक। दिस इज द ब्लॉक 1, दिस इज द ब्लॉक 2, ओके। इसका कुछ मास है m1, तो इसका भी कुछ मास है, दैट इज नथिंग बट m2। करेक्ट बात है। अब इनका कुछ मास है तो जाहिर सी बात है इनका कुछ वेट भी होगा, जो इन बॉडीज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक्ट कर रहे होंगे, वो भी कैसा, किस तरह के नेचर में? वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके। तो यहाँ पास आप देखेंगे जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाऊंगा, राइट, तो यहाँ पास भी आपको एक रिएक्टिव फोर्स पिक्चर में आने वाले हैं जो इस बॉडी के मोशन को रोकना चाह रहा होगा। यदि ये सपोर्ट नहीं रहता, सरफेस नहीं रहता, तो ये बॉडी अपने वेट के कारण नीचे गिर जाता, राइट। तो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल रहा होगा, है ना, बाय दिस सरफेस ऑन द बॉडी। करेक्ट बात है। तो चलिए मैंने यहाँ पे दोनों बॉडी का फ्री बॉडी है ना डायग्राम बनाने के लिए देखेंगे आप यहाँ पे अलग अलग रखा हुआ है दोनों बॉडी को, राइट, और इस सरफेस को मैंने सेपरेट कर दिया है। करेक्ट। तो चलिए पहले बॉडी की बात करता हूँ। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज कुछ यहाँ पास है G1, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कुछ यहाँ पास है, दैट इज नथिंग बट G2। करेक्ट। अब यहाँ पास इनके वेट को मैं दिखाना चाहूँ, राइट, इस बॉडी का वेट को दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा क्या? दिस इज नथिंग बट W1, ओके। और इसका क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट W2। करेक्ट बात है। अब यहाँ पास आप देखेंगे कि कॉन्टेक्ट जो सरफेस है, राइट, दो तरह से दिख रहे हैं। एक तो सपोर्ट की तरह दिख रहा है यहाँ पास जो सरफेस है जिसमें बॉडी रखा हुआ है, और बॉडी 1 और 2 दोनों के भी आपस में कॉन्टेक्ट सरफेस की तरह यहाँ पे ये वाला दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या? मतलब ये दोनों बॉडी भी आपस में कैसा है? कांटेक्ट में है, और जो बॉडी 2 है वो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, राइट। तो मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाऊंगा तो फ्री बॉडी डायग्राम को मैंने डिफाइन कैसे किया था? जितने भी सपोर्ट्स हो गए उसको सेपरेट करूंगा, और जो कांटेक्ट होगा उसको भी ऐसे मैं सेपरेट कर दूंगा। करेक्ट बात है। और जहां पर भी ऑलवेज रिमेंबर, जिस तरह यहाँ पास सरफेस के कांटेक्ट में था बॉडी, तो बॉडी में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आया, पिक्चर में आया, राइट। तो यहाँ पास यदि दो बॉडी भी आपस में
आपस में कांटेक्ट में होंगे तो उसका जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाऊंगा, राइट, तो वहां पास भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पिक्चर में आने वाले हैं। लुक, देखिए ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, राइट, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो यहां पे आप देखेंगे ये यहां पास क्या था, कांटेक्ट में था दोनों, मैं उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो जरूर ये बॉडी 2 बॉडी 1 को नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, राइट, कैसा दे रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, और उतना ही अमाउंट का ये बॉडी 1 भी इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, सो दैट द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो नॉर्मल रिएक्शन का जो नेचर होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पास एक तरह का एक सरफेस दिखेगा क्या, ऐसे लाइन दिखेगा क्या, इसके परपेंडिकुलर लगने वाले हैं, और वो कैसे वो अप्लाई होने वाले हैं, किस पॉइंट पे, यहाँ पर भी आप कॉन्टेक्ट पॉइंट देखेंगे, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट देखेंगे, लेकिन उस पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूंगा सो दैट वहां पास यदि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो तो उसका लाइन ऑफ एक्शन बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो, करेक्ट। तो चलिए सपोज बॉडी 2 ने बॉडी 1 को नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया, वो है N1, राइट, तो बॉडी 1 भी बॉडी 2 को N1 अमाउंट का भी क्या करने वाले हैं, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करने वाले हैं, एंड बोथ विल बी इक्वल, करेक्ट बात है, और अपोजिट डायरेक्शन में, करेक्ट। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को अप्लाई करते हैं कांटेक्ट में है बॉडी, तो जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर सेम लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट करना चाहिए। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, जब कांटेक्ट को आप रिमूव करते हैं तो जो नॉर्मल रिएक्शन दोनों बॉडी में जो सेम अमाउंट का मिलता है वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन में लाई करना चाहिए। तो देखेंगे आप यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ एक्शन में लाई कर रहे हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पास यदि मैं सरफेस और बॉडी 2 के कांटेक्ट को यदि मैं सेपरेट करता हूँ, राइट, तो ये सरफेस इस बॉडी 2 में क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा क्या, एंड दिस इज नथिंग बट दी N2, सपोज दिस इज N2। अब यहाँ पास ये जो बॉडी 2 है ये भी क्या करने वाला है, इस सरफेस में भी N2 अमाउंट का, है ना, ये जो बॉडी है सरफेस में भी N2 अमाउंट का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, राइट। तो यहाँ पास देखेंगे सेम लाइन ऑफ एक्शन में भी दिख रहा है N1 और ये N1, राइट, और ये N2 भी सेम लाइन ऑफ एक्शन में दिख रहा है। सो इस तरह से आप जो है गिवन सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम है ना ड्रॉ करते हैं। जितने भी सपोर्ट्स रहेंगे, जितने भी कॉन्टेक्ट रहेंगे, सबको सेपरेट कर देंगे, और जो भी एक्टिव और रिएक्टिव फोर्स यहाँ बॉडी में अप्लाई हो रहे होंगे, राइट, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दैट डायग्राम इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम, करेक्ट बात है। तो चलिए मैं अब यहाँ पास कुछ नंबर ऑफ ऐसे फिगर्स लेके आता हूँ, कुछ डायग्राम्स लेके आता हूँ, राइट, वहाँ पास हम ट्राई करेंगे, राइट, मेरे साथ आप भी है ना ट्राई कीजिएगा कि आप कैसे मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं गिवन फिगर का। ओके, सो लेट स्टार्ट। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ डिफरेंट फिगर्स यहाँ पे रखा हुआ है, राइट, जिसका हमको FBD ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, राइट। जो ब्लू कलर से जो यहाँ पास डायग्राम बना के रखा हूँ मैं, है ना, दैट इज द सिस्टम जिसका आपको क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। और जो मैं है ना यहाँ पास ग्रीन कलर से जब मैं बॉडी को सेपरेट किया हूँ, राइट, ये किस पर्पज से रखा हूँ मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूँ मैं, करेक्ट। तो चलिए आपको कंसेप्ट पता है कैसे आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है और कैसे एक्टिव फोर्स और रिएक्टिव फोर्स को आपको उसमें रिप्रेजेंट करना है। इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको है ना मैंने अच्छे वे में समझा दिया है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 इन सारे फिगर्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, करेक्ट। देखेंगे यहाँ पास एक स्फीयर है, या फिर इसको आप बोल सकते हो बॉल, स्फीयर और बॉल रेस्टिंग ऑन अ सरफेस। इस सरफेस में कैसा है, रेस्ट में है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम में है, ओके। और इक्विलिब्रियम में है तो मैं बिल्कुल इसका क्या बना पाऊंगा, FBD बना पाऊंगा। तो चलिए मैंने सपोर्ट को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, राइट, इस बॉडी से जिसका मेरे को FBD बनाना है, राइट, एंड दिस बॉडी इज नथिंग बट बॉल, करेक्ट। यहाँ पास एक्टिव फोर्स क्या देखेंगे आप, जितने भी फिगर हैं सभी में एक्टिव फोर्स दिख रहे होते हैं, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, राइट। हमको रिएक्टिव फोर्स को पिक्चर में लाना होता है जब हम FBD ड्रॉ करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पास इनका जो वेट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक्ट करेगा इस बॉल का, ओके, दिस इज द वेट ऑफ दिस बॉल, करेक्ट। अब यहाँ पे रिएक्टिव फोर्स ये जो सरफेस है इस बॉडी पे अप्लाई करेगा, कहाँ पास अप्लाई करेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे,
है ना। तो जनरली आपको ना क्वेश्चंस में ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे के रखा हुआ होता है, राइट, जनरली। बट ऐसा नहीं दिया हो तो इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि कैसे आपको लेना है उसको, राइट। मतलब जो नॉर्मल फोर्स है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कैसे लेना है, राइट। कई बार आप देखें जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही कि नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स मिल जाते हैं, तब वो उसका इसमें क्या करती हैं, इस बात को मैंने समझाया हुआ है। लेकिन जनरली आपको क्वेश्चन में ऐसे कांटेक्ट पॉइंट दिए होते हैं, राइट। तो यहाँ पास रिएक्शन फोर्स जो कि एक रिएक्टिव फोर्स की तरह करने वाली इस बॉडी में, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो ये जो सरफेस है ना हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स आने वाले हैं, राइट, वो कैसा होने वाला है, वर्टिकल, राइट। यदि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है मेरा क्या हो जाएगा, एन ए, करेक्ट बात है। सेकंड में आप देखेंगे एक स्फीयर है, राइट, जो एक वी ग्रुप के ऐसा सरफेस है, उसमें क्या है, रेस्ट है, राइट, स्फीयर इन वी ग्रुप, करेक्ट बात। यहाँ पर देखेंगे दोनों सरफेस ऐसा, मैं यदि वी ग्रुप में ऐसे इसको दो सरफेस मान के चलूँ तो दोनों सरफेस को आप देखोगे कैसा ये इंक्लाइंड है, कैसा है, इंक्लाइंड। और इंक्लाइंड सरफेस की कंडीशन में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको बीडी ड्रॉ करते समय रिएक्टिव फोर्स कैसे लेना है, राइट। जो भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा जिसको मैं रिएक्टिव फोर्स लेके चलता हूँ वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बट बॉडी का जो वेट है हमेशा डाउनवर्ड एक करता है, वो भी उसका नेचर कैसा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। तो चलिए मैंने इन जो भी सपोर्ट्स था उसको, जो सरफेस था उसको सेपरेट कर दिया इस बॉडी से। अब यहाँ पास आप देखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर भी आपको दे के रखा हुआ है, करेक्ट। तो इस सरफेस के नॉर्मल यहाँ पे रिएक्टिव फोर्स, सबसे पहले तो मैं इस बॉडी के वेट जो एक्टिव फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, करेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पास यदि मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लूँ इस सरफेस के लिए, राइट, तो इसके परपेंडिकुलर होगा क्या, लाइक दिस, और ये कहाँ से पास होना चाहिए, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, इसका लाइन ऑफ एक्शन, करेक्ट। इस पॉइंट पे तो एक करेगा लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे तो ये कहाँ से पास होगा, ये बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। इस सरफेस की बात करोगे तो इसका परपेंडिकुलर इस बॉडी में दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट कॉन्टैक्ट पॉइंट बी, करेक्ट बात है। देन यदि मैं यहाँ पे और नेक्स्ट डायग्राम या फिर फिगर की बात करूँ, दैट इज नथिंग बट दी हैंगिंग रोलर। यहाँ पे आप देखेंगे एक रोलर है जिसका वेट W है, करेक्ट। ये हैंग हुआ है यहाँ पर इस सरफेस, वर्टिकल सरफेस से, करेक्ट, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग और रोप। तो चलिए इसका BD बनाते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले तो मैं इस बॉडी का वेट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस इज नथिंग बट द वेट ऑफ द बॉडी एंड दिस बॉडी इज नथिंग बट द रोलर, करेक्ट बात है, ओके। अब यहाँ पास देखेंगे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पास भी दिख रहा है सरफेस के बीच, सरफेस और इस रोलर के बीच, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा क्या, एंड दैट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज नथिंग बट दी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, करेक्ट। तो चलिए परपेंडिकुलर टू दी सरफेस मतलब कुछ ऐसा होगा क्या, this point is A, then this is nothing but NA, normal reaction force, करेक्ट। और यहाँ पर भी आप देखेंगे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऐसा पास होता हुआ दिखाई देगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन, राइट। लेकिन ये कहाँ पे करेगा, ये पॉइंट ऑफ, करेक्ट। अब यहाँ पास देखेंगे स्ट्रिंग या फिर रोप, राइट। तो जब मैं स्ट्रिंग को यहाँ से कट करके, है ना, इस बॉडी का जो रोलर है इसका BD बनाने जाऊंगा तो ऑलवेज रिमेंबर स्ट्रिंग या रोप, राइट, स्ट्रिंग या रोप जिसके माध्यम से हम किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो हमेशा जो रोप होते हैं या स्ट्रिंग होते हैं, राइट, उसमें टेंसाइल फोर्स देखने को मिलता है, एंड दैट टेंसाइल फोर्स इज नथिंग बट टेंशन, राइट, दैट इज नथिंग बट द टेंशन। और टेंशन भी एक तरह का क्या है, फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल फोर्स। तो स्ट्रिंग या रोप में हमेशा टेंसाइल फोर्स देखने को मिलेंगे। तो जब भी स्ट्रिंग या रोप की बात होगी, राइट, वहां पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाएंगे, राइट, तो आप क्या करेंगे देखेंगे, है ना, ऐसे दोनों साइड टी कर दीजिए ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेंशन होता है स्ट्रिंग में या रोप में, है ना, उसका जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। जैसे मैं इस सरफेस के लिए बात करूं, टेंशन क्या होगा इस स्ट्रिंग में, तो इस डायरेक्शन में होगा, देखेंगे इस सरफेस जो बॉडी है इससे दूर जा रहा है, राइट। यदि मैं स्फीयर के लिए बात करता हूं तो ये वाला टेंशन है क्या,
स्फीयर बोलते हैं जी, रोलर, रोलर के लिए यदि मैं बात करूं तो ये इस रोलर से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द बॉडी, राइट। और इस स्ट्रिंग से के माध्यम से हम किसी भी बॉडी को खींच सकते हैं, आप देख पाएंगे सर, खींच सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पास मैं रोलर के लिए टेंशन फोर्स को दिखाना चाहूं तो कुछ इसी डायरेक्शन में दिखेगा ऐसा, करेक्ट बात है। दिस इज नथिंग बट दी टेंशन इन द स्ट्रिंग और रोप। नेक्स्ट वाले फिगर में आप देखेंगे कि एक लेडर है, लेडर दैट मीन्स सीढ़ी, राइट। एक लेडर है जो फ्लोर और वॉल में ऐसा रेस्ट पोजीशन में है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम में है। तो चलिए इस लेडर का हम क्या करते हैं, एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो इस लेडर को मैंने सेपरेट कर लिया इस फ्लोर और वॉल से, एंड फ्लोर एंड वॉल है ना, बोथ आर एक्टिंग लाइक द सरफेस सपोर्ट, करेक्ट। इसके बारे में भी डिस्कस किए हुए अपन। तो सबसे पहले मैं इस लेडर के वेट जो होते हैं उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, दैट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। अब देखेंगे यहां पास ये फ्लोर भी एक सरफेस है, ये वॉल भी एक सरफेस है जो लेडर से कैसे कांटेक्ट में है। अब जब भी कांटेक्ट में होंगे मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, करेक्ट बात है। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कांटेक्ट पॉइंट पे होते हैं, अब यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट ऐसे आपको जनरली क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं, करेक्ट। तो यदि ये वाला कांटेक्ट पॉइंट ए है तो ये वाला कांटेक्ट पॉइंट बी है, राइट। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे जो सरफेस है, राइट, ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पास यदि पॉइंट ए है तो ये कैसा होना चाहिए, जो नॉर्मल रिएक्शन है वर्टिकल होना चाहिए क्या, दैट इज नथिंग बट एन ए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और यदि मैं वॉल के लिए बात करूं कांटेक्ट पॉइंट बी पे, सपोज दिस इज कांटेक्ट पॉइंट बी, तो यहाँ पास वॉल देखेंगे वर्टिकल है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करने वाले हैं इस बॉडी में वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा क्या, दिस इज एन बी, करेक्ट बात है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे, ओके, देखिए यहां पास ना दो स्फीयर है, स्फीयर नंबर 1 एंड स्फीयर नंबर 2, और ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि दोनों स्फीयर कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। तो चलिए अब ये दोनों स्फीयर का मैं एफबीडी है ना ड्रॉ करने जाऊंगा। यहां पास ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, करेक्ट। तो चलिए सबसे पहले ये जो छोटा वाला स्फीयर है इसकी बात करता हूं मैं, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या क्या दिख रहा है, यहां पास आप देखेंगे कॉन्टेक्ट पॉइंट आपको ए दिख रहा है, कॉन्टेक्ट पॉइंट बी दिख रहा है, कॉन्टेक्ट पॉइंट सी दिख रहा है, राइट। तो जब भी कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है मतलब नॉर्मल रिएक्शन, और वो कॉन्टेक्ट जो है हो सकता है सरफेस और बॉडी का हो सकता है वो बॉडी और बॉडी का आपस में कॉन्टेक्ट हो, राइट। तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब भी कोई बॉडी सरफेस में रखा हुआ है या किसी अदर बॉडी के कांटेक्ट में है तो उसमें रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई होने वाले हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पिक्चर में आने वाले हैं, राइट। और वो तभी पिक्चर में आती है जब हम उसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं, करेक्ट। तो चलिए एफबीडी ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट स्फीयर का यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं इसका वेट डाउनवर्ड वर्टिकली डायरेक्शन में ऐसा ले लेता हूं, दिस इज नथिंग बट द वेट ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, दैट इज द W1, ओके। अब यहाँ पास ये वर्टिकल सरफेस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आपको दे के रखा हुआ है। यहाँ पे यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पास है तो यहाँ पास जो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा इस स्फीयर 1 में वो कैसा होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इफ दिस पॉइंट इज ए, सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन ए, करेक्ट बात है। नाउ बी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, राइट, सॉरी ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट एक कांटेक्ट पॉइंट है किसके बीच, स्फीयर 1 और हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओके। तो इन यहाँ पास यदि मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात करूंगा तो इसके परपेंडिकुलर होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर, राइट। तो कैसा जाएगा, ये वर्टिकल जाएगा क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज नथिंग बट एन बी, ओके। अब यहाँ पे सी पॉइंट भी कैसा है, कांटेक्ट पॉइंट है, ये यहाँ पे है ना कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा यहाँ पास, राइट। तो देखिएगा जब भी सरफेस और बॉडी का आपस में कांटेक्ट होता है तो वहाँ पे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जो नेचर होते हैं, राइट, उसको बहुत ही आसानी से बता पाते हैं कि वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होंगे जो उस सरफेस के कारण बॉडी में एक्ट करेंगे, करेक्ट, वो ऑलवेज कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन यहाँ पास आप देखेंगे ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट सी है, करेक्ट, या फिर इन दोनों स्फीयर का जो कॉन्टेक्ट है वहां पे कोई सरफेस वगैरह दिख रहा है क्या? लेकिन फिर भी वहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आने वाला है, तो उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर कैसा होगा? तो वो जो है ना, इसका यदि हम नेचर वाइज बात करोगे तो अकॉर्डिंग टू फिगर, राइट, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, है ना, वो जो है डिफाइन होता है। तो जैसे कि यहाँ पास इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे किसका ये जो बॉडी है, किस टाइप की बॉडी, स्फीयर है क्या, स्फेरिकल शेप में है बॉडी। तो जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा कॉन्टेक्ट पॉइंट पे, है ना, उसका जो नेचर होगा, राइट, वो कैसा होगा? रेडियली। कैसा? रेडियली होगा, रेडियस के अलोंग एक्ट करने वाले हैं, करेक्ट बात है। तो यहाँ पास आप देखेंगे कॉन्टेक्ट पॉइंट सी यहाँ पास था, राइट। तो यदि मैं स्फीयर 1 की बात करूं तो कॉन्टेक्ट पॉइंट सी ये भी है, राइट। तो इसका रेडियस के अलोंग यहाँ पे क्या आने वाला है? नॉर्मल रिएक्शन। कैसा? नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो रेडियस में ये वाला है क्या? ये क्या रेडियस, राइट। तो यहाँ पास ऐसे इस कॉन्टेक्ट पॉइंट में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आने वाला है, दैट इज नथिंग बट एन सी, करेक्ट। और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कैसा होना चाहिए? रेडियली होना चाहिए। स्फीयर है तो रेडियली होना चाहिए। और डिफरेंट ऐसे हम जब हम प्रॉब्लम्स की डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे और ऐसे बहुत सारे कुछ कंडीशंस मिलेंगे जो बहुत ही कंसेप्चुअल कंडीशन होंगे, राइट। ये बहुत ही बेसिक डायग्राम में लिया हूँ, राइट, ताकि आपको फ्री बॉडी डायग्राम का एक बेसिक आइडिया हो जाए, करेक्ट बात है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ऐसे स्फीयर आपस में कॉन्टेक्ट में है, स्फेरिकल बॉडी, तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दोनों बॉडी में एक दूसरे के लिए, राइट, वो कैसा होगा? रेडियस के अलोंग। तो रेडियस के अलोंग है ये। यदि मैं सेकेंड बॉडी के लिए, सेकेंड स्फीयर के लिए बात करूं इसी पॉइंट पे, तो यहाँ पास भी है ना, आपको पता है कि दोनों बॉडी जो कांटेक्ट में है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में एक दूसरे को सेम अमाउंट का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे को, राइट। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, करेक्ट बात है। तो पहले बॉडी का तो है ना एफबीडी बना लिया, सेकेंड बॉडी का भी है ना स्टार्ट कर चुके अपन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ले लिए इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी के कारण, करेक्ट। अब यहाँ पर चलिए इस सेकेंड बॉडी का मैं वेट ले लेता हूँ, दिस इज नथिंग बट दी W2, राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट बात है। अब यहाँ पास ये जो बड़ा वाला स्फीयर है ये इस वर्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में है मतलब यहाँ पास फिर से है ना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस वर्टिकल सरफेस। ऐसा कुछ होगा क्या? करेक्ट बात है। अब यहाँ पे फिर से आ जाइए 6 नंबर का जो एग्जांपल लिया हूँ मैं, ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ से भी आपको है ना एक नई चीज देखने को मिलेगी, राइट, एक नया कंसेप्ट आपको फिर से सीखने मिलेगा, जैसे कि यहाँ पास मिला, करेक्ट। यहाँ पास आप देखेंगे अ बार प्लेस्ड इन अ हेमिस्फेरिकल कप, एक हेमिस्फेरिकल कप है, इसमें ये जो बार है देख पा रहे हैं, ये बार करेक्ट है, वो प्लेस्ड है, रखा हुआ है। तो अब इसका हमको क्या बनाना है? एफबीडी बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं इस बॉडी का वेट को रिप्रेजेंट कर देता हूं जो एक एक्टिव फोर्स की तरह क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं, करेक्ट बात है। अब कांटेक्ट पॉइंट आपको दे के रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो सरफेस है, ये सरफेस कैसा है? वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, ये कैसा है? कर्व्ड सरफेस है क्या ये? अब जब भी कर्व्ड सरफेस की बात होगी लाइक दिस, जैसे यहाँ पे कैसा ये हेमिस्फेरिकल कप है, राइट, हेमिस्फेरिकल शेप का एक सरफेस है, राइट। तो यहाँ पास यदि मैं इस कांटेक्ट पॉइंट में नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो कैसे लेने वाला हूं? तो देखिएगा मैं स्फीयर की केस में कैसे लिया था, याद कीजिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को रेडियली लिया था क्या? रेडियली लिया था। तो ये जो हेमिस्फीयर है इसको आप यदि एक स्फीयर बनाना है ना, ऐसे बनाने जाएंगे तो ऐसे इसका यदि फ्रंट व्यू देखती स्फीयर का तो क्या मिलता है? सर्कल मिलता है क्या, राइट। तो इसका कुछ ना कुछ कहीं पे ऐसा सेंटर होगा, ओके। तो ऐसे जब स्फीयर की केस में हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात करें तो कैसा होता है? रेडियली। तो यहाँ पास भी जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, राइट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी, दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में इस बॉडी में, राइट, जो भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा वो कैसा होने वाला है? रेडियली होने वाला है। यदि इस है इसका यदि सेंटर ये है, राइट, तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों से आप यदि रेडियस देखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा होगा क्या? ओके,
और ये कुछ ऐसा होगा। तो इसी डायरेक्शन में, इसी रेडियस के अलॉन्ग में यहाँ पॉइंट ऑफ ए और पॉइंट ऑफ बी जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहाँ पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करने वाले हैं। तो कैसे एक्ट करेंगे या इसको मैं यदि दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, दिस इज एन ए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड दिस इज एन बी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। करेक्ट बात है, जो रेडियस के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं इस हेमीस्फेरिकल सरफेस की। करेक्ट बात है। तो इस तरह से है ना, जितने भी बेसिक ऐसे डायग्राम हो सकते थे जहाँ पे आपको एफबीडी का एक बेसिक आइडिया आपको हो जाए, राइट। तो उतना हमने ऑलमोस्ट सारे फिगर्स को हमने कवर किया। करेक्ट बात है। ओके, जब हम एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम की बात किए थे डियर, तो वहाँ पास ना हम सपोर्ट रिएक्शन की बात किए हुए थे जब रिएक्टिव फोर्स के लिए हम एग्जाम्पल की बात किए, राइट। तो सपोर्ट रिएक्शन को समझने के लिए हमें टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में एक बेसिक आइडियाज लेनी होगी। और ये जो टाइप ऑफ सपोर्ट होते हैं, राइट, इसका जो आप मेन यूज जो है कहाँ पास करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हैं, राइट। लेकिन ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यदि मैं न्यूमेरिकल वाइज बात करूँ तो इस टाइप के जो सपोर्ट होंगे है ना, कुछ जो सपोर्ट्स होंगे वो जो है न्यूमेरिकल में दिखेंगे, राइट, जिनका आपको एक बेसिक आइडियाज होना चाहिए। तो जो हमारे काम की चीज होगी उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, सबसे पहला जो सपोर्ट होता है दैट इज नथिंग बट रोलर सपोर्ट। और इस रोलर सपोर्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो कुछ इस तरह से रोलर सपोर्ट जो है आपको दिखेंगे, राइट। हॉरिजॉन्टल सरफेस में भी दिखेंगे और वर्टिकल सरफेस इंक्लाइंड सरफेस में भी ऐसा दिखेंगे। करेक्ट है, जिसका यूज हम किसी भी बार, किसी भी बीम को सपोर्ट करने के लिए करने वाले हैं। तो यहाँ पास मैं बीम की डिस्कस तो नहीं करूंगा, राइट। बीम की डिस्कशन आप जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हैं। ओके, मैं एक सिंपली बार की बात करता हूँ, राइट। तो चलिए, इस बार को मैंने सपोर्ट करके रखा हुआ है बाय द रोलर सपोर्ट। ओके, तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो रोलर सपोर्ट है एक कंस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं इस बार के लिए, सो दैट ये जो बार है ना ये वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे मूव ना करे। जैसे मैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स पी अप्लाई करता हूँ तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं जा पाएगा इस रोलर सपोर्ट के कारण। ओके, मतलब इस रोलर सपोर्ट के कारण इस बार को एक रिएक्टिव फोर्स जो है ना अप्लाई हो जा रहे होंगे, एंड दैट रिएक्टिव फोर्स इज नथिंग बट है ना सपोर्ट रिएक्शन। यदि मैं यहाँ पर सपोर्ट के लिए बात करूं तो इस सपोर्ट के कारण इसको रिएक्शन मिलेगा, तो सपोर्ट रिएक्शन, और इसी को मैं बोल पाऊंगा रिएक्टिव फोर्स। करेक्ट है जी। और ये किस डायरेक्शन में लगेगा, RY। ओके, तो इसका एफबीडी ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह से होगा, राइट। यहाँ पास ये फोर्स पी भी आ जाएगा। करेक्ट बात है। नेक्स्ट, हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट। ओके, हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइप के सपोर्ट का यूज हम कैसे करने वाले, किसी भी बार को, राइट, पिन ज्वाइन करके, राइट, इस हिंज सपोर्ट को और क्या बोलने वाले, पिन सपोर्ट। ओके, सपोज दिस इज माय बार, राइट। इस बार में सपोर्ट यहाँ पास ये होल है, आप देख पाएंगे, दिस इज द होल। ओके, और ये मेरा क्या है, पिन है। इससे मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करके ऐसे इसको क्या कर दिया जी, बताइए, सपोर्ट दे दिया। ओके, और जो हिंज सपोर्ट है, राइट, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, या तो इस तरह से आप देखेंगे या तो आप इसको इस तरह से देखेंगे। करेक्ट बात है। तो ऐसे मैं पिन ज्वाइन करके इसको क्या कर दिया, है ना, ज्वाइन करके सपोर्ट कर दिया बाय द हिंज सपोर्ट। करेक्ट। तो ये हिंज सपोर्ट जैसे आप प्रोवाइड करोगे इस बार को, ओके, तो इससे क्या होगा, राइट, कि ये जो बार है ना तो ये हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट कर पाएगा और ना ही वर्टिकली। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है ना एक रिएक्टिव फोर्स मिल जा रहे होंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिएक्टिव फोर्स मिल जाएंगे, और वो तब पिक्चर में आएगी जब हम इसका क्या ड्रॉ करेंगे, एफबीडी ड्रॉ करेंगे, एफबीडी। करेक्ट है जी। तो यहाँ पास एफबीडी ड्रॉ करूंगा तो देखेंगे इसको यदि सपोज मैं, है ना, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई दिया यहाँ पास पी फोर्स का, राइट, तो यहाँ पास इस पिन ज्वाइन के कारण, पिन सपोर्ट के कारण अपोजिट डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स आएगा, दैट इज RX। और सिमिलरली यहाँ पास यदि मैं, है ना, Q फोर्स दिया कैसा, वर्टिकली, तो ये है ना इसी Y डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक और रिएक्शन फोर्स आएगा, दैट इज नथिंग बट RY। ओके, तो यहाँ हिंज सपोर्ट में कितने रिएक्टिव फोर्स की बात होगी, यदि हम ये जानने की कोशिश करें तो आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पास हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट में ओनली 2 रिएक्टिव फोर्स आर देयर, राइट। ये हमारे काम की चीज है। करेक्ट है जी। यहाँ पास रोलर सपोर्ट में बात करें तो रिएक्टिव फोर्स की कितनी बात होगी, तो 1 रिएक्टिव फोर्स लाइक दिस। ये हमारे काम की चीज है, इतना बस आपको याद रखना है। करेक्ट है। नाउ थर्ड, फिक्स्ड और बिल्ट इन सपोर्ट, राइट। इसी फिक्स सपोर्ट को बिल्ट इन सपोर्ट भी बोलते हैं। तो चलिए, ओके, यहाँ पास बात करते हैं। ओके,
ये जो फिक्स सपोर्ट है कुछ इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। करेक्ट है जी। तो मैं यहाँ पास फिर से एक बार लिया, क्या लिया जी, बार लिया। ओके, इस बार को क्या कर दिया मैंने यहाँ पास ऐसे फिक्स कर दिया। सपोज दिस इज माई बार, राइट। इस सपोज इसको आप क्या कर सकते हो, ये जो फिक्स सपोर्ट जो दिख रहा है इसको ना आप जो है ना एज अ वॉल कंसिडर कर सकते हैं, दीवार बोल सकते हैं। दीवार से ऐसा फिक्स कर दिया लाइक दिस इज द दीवार लाइक दिस। ओके, तो ये ना तो ट्रांसलेट कर पाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर पाएगा, राइट। और यदि मैं यहाँ पास मूवमेंट अप्लाई करूँ, क्या अप्लाई करूँ, मूवमेंट, जिसका टेंडेंसी होता है किसी भी बॉडी को रोटेट कराना। ओके, तो यहाँ पास मूवमेंट अप्लाई करने के लिए मैं एक W फोर्स लगा के रखा हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ दिस बार इज स्मॉल एल, राइट, तो वहाँ पास जो एक्टिव मूवमेंट आएगा दैट इज नथिंग बट ma इक्वल टू W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मूवमेंट। ओके, तो ये क्या हुआ मेरा एक्टिव मूवमेंट। तो एक्टिव मूवमेंट अप्लाई करूँ सो दैट ए बॉडी जो है रोटेट करे, तो ये रोटेट भी नहीं कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पास क्या हो रहा है कि इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक रिएक्टिव फोर्स मिल रहे होंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिएक्टिव फोर्स मिल रहे होंगे, और साथ ही साथ इसको रोटेट कराने के लिए मैं एक्टिव मूवमेंट अप्लाई करता हूं, राइट। तो रोटेट भी नहीं हो रहा है, मतलब इसको अपोजिट डायरेक्शन में, इफ दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट, तो अपोजिट डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रिएक्टिव मूवमेंट भी मिलेगा, दैट इज नथिंग बट mr, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू W इंटू L। करेक्ट है। तो इसका मैं एफबीडी ड्रॉ करूंगा डियर। ओके, तो देखेंगे यहाँ पास एक मूवमेंट आएगा इस W लोड या फोर्स के कारण। ओके, तो देखेंगे W इंटू L, दिस इज एक्टिव मूवमेंट। करेक्ट बात है जी। और दो रिएक्टिव फोर्स आया यहाँ पास, आप देखेंगे, राइट, Rx और Ry, एक्स डायरेक्शन। ओके, दिस इज नथिंग बट Ry। ओके, एक्स डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन। करेक्ट है जी। तो फिक्स्ड इन बिल्ड सपोर्ट में ऐसा मैं बोलूं, राइट, कि रिएक्टिव फोर्स कितने होंगे, तो 2 रिएक्टिव फोर्स। ओके, और रिएक्टिव मूवमेंट कितने होंगे, तो 1 रिएक्टिव मूवमेंट, राइट। और यहाँ पर यदि मैं है ना हिंज सपोर्ट या फिर पिन सपोर्ट में बात करूं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना ट्रांसलेट हो पा रहे हैं और ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में। करेक्ट है जी। लेकिन यहाँ पर यदि मैं एक्टिव मूवमेंट अप्लाई करूं तो क्या ये रोटेट कर पाएगा, क्या, बिल्कुल रोटेट कर पाएगा, बिकॉज एक ऐसा पिन ज्वाइंट से ऐसा कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पास यदि मैं W फोर्स यहाँ अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, ऐसा रोटेट कर जाएगा, क्या, लाइक दिस। ओके, तो देखेंगे, राइट, यहाँ मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, जैसे ये Q फोर्स अप्लाई किया हूँ मैं, यहाँ पास क्या बोला था मैं, Q फोर्स। इफ द लेंथ ऑफ दिस बार इज L, ओके, तो यहाँ पास एक एक्टिव मूवमेंट जनरेट होगा। दिस इज नथिंग बट, बताइए फोर्स क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट द एक्टिव मूवमेंट। तो इस एक्टिव मूवमेंट के कारण ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, राइट। अब जब रोटेट कर जाएगा मतलब यहाँ पास इस सपोर्ट के कारण, इस हिंज सपोर्ट के कारण कोई रिएक्टिव मूवमेंट्स नहीं आ रहे होंगे, तभी ये क्या हो पाएगा, रोटेट हो पाएगा। तो यहाँ पास ना सिर्फ और सिर्फ 2 रिएक्टिव फोर्स होता है, ऐसा आपको याद रखना है सिर्फ, राइट। यही हमारे काम की चीज है, इतना बस याद रखना है कि रोलर सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्टिव फोर्स दैट इज इक्वल टू 1। ओके, हिंज सपोर्ट की बात करूँ या पिन सपोर्ट की बात करूँ तो नंबर ऑफ रिएक्टिव फोर्सेस इक्वल टू 2। ओके, फिक्स्ड और बिल्ट इन सपोर्ट की बात करें तो नंबर ऑफ रिएक्टिव फोर्स दैट इज इक्वल टू 2 एंड रिएक्टिव मूवमेंट्स यहाँ पास जनरेट होता है दैट इज इक्वल टू 1 रिएक्टिव मूवमेंट। करेक्ट है जी। तो चलिए डियर आज की इस लेक्चर को यहीं पास एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।